प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। सुपर टीटी के लिए हम लोग 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रत्येक दिन करते हैं और उद्देश्य इतना होता है कि अगर यहाँ से प्रश्न रिपीट हो तो हमारा इन किन प्रकार किसी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। इनमें आज प्रश्न रखे गए हैं विज्ञान के, उत्तर प्रदेश विशेष के और संविधान के, तथा 2-3 प्रश्न आपके भूगोल के रखे गए हैं। यानी आज शिक्षण का प्रश्न नहीं रखा गया, फिर भी हमारा पूरा फोकस केंद्रित होगा कि हम इसे सुपर टीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसका आंसर होगा, आपको क्या बताना है तो आप आंसर बताइए, क्या होगा जल्दी से बताइए। एटम बम के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी एटम बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एटम बम किसी न किसी सिद्धांत पे कार्य करता होगा। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसपे एटम बम अपना कार्य करता है, तो उसका कौन सा सिद्धांत है। नाभ की खंडन का, या उसके बाद नाभ की संलयन का, या नाभ की विसर्जन का। कौन सा ऐसा नियम है जिस नियम पे कार्य करता है। आपको बता दें कि एटम बम जो होता है वो नाभ की विखंडन के नियम पे काम करता है, जबकि जब हम हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बम नाभ की संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और दोनों प्रश्न आपके लिए थोड़े से कंट्रोवर्शियल दिख रहे होंगे। देखिए, एटम बम की बात कर रहे हैं तो एटम बम किस पे काम करता है, नाभ की खंडन पर, तो सही आंसर हो जाता है नाभ की खंडन। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि भैया हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है, तो हाइड्रोजन बम आप बताएंगे कि हाइड्रोजन बम जो है नाभ की संलयन पे काम करता है ना। हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है नाभ की संलयन का है और एटम बम का जो सिद्धांत है वो किसका है, तो आप कहेंगे नाभ की विखंडन का या नाभ की खंडन का। मुझे उम्मीद है कि अगर यह प्रश्न रिपीट हो तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, चाहे आपके सुपर टीटी में पूछा जाए या किसी अन्य एग्जाम में पूछा जाए। मुझे उम्मीद इस बात पे पूरा कायम है कि आप आने वाले एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है तो आप गलत नहीं करने वाले। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इकाई है और किसकी है, ऊर्जा की है, इलेक्ट्रॉन के आवेग की है, आवेश की है, या विभवांतर की है, या शक्ति की है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये होता है विभवांतर की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, विभवांतर की। एकांक आवेश द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने पे किए गए कार्य को ही दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कहते हैं। कह रहा, मान लीजिए एक तार है और इस तार में आपने करंट यहां से प्रवेश किया, तो एक पहला सिरा हो गया, पहले सिरे से दूसरे सिरे तक क्या कह रहा है कि एकांक आवेश में द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में किए गए कार्य का, अब जब यहां से करंट यहां तक प्रवाहित हो रहा है तो इसमें जो कार्य हो रहा है उसी कार्य को विभवांतर कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई कहा जाता है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे। निम्न में से किस फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लौह पाया जाता है। ठीक है, लोहा किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा का काम क्या होता है हमारे शरीर में, देखिए हमारे शरीर में रक्त जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीम एक तत्व होता है जो प्रोटीन है। हीम क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। और हीम जो है, हीम आयरन को कहते हैं। माफ करिएगा, एक मिनट फिर से सुनिए ध्यान से, उल्टा हो गया। कह रहे हैं जो हीम होता है वह आयरन का कंपोनेंट होता है और जो ग्लोबिन होता है प्रोटीन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अलग अलग शरीर में अलग अलग मानक होता है। पुरुषों के लिए अलग मानक है, महिलाओं के लिए अलग मानक है। तो कहा जा रहा है कि जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीम आयरन को इंडिकेट करता है और ग्लोबिन जो है वो किसको इंडिकेट करता है, वो प्रोटीन को इंडिकेट करता है। दोनों मिल करके ऑक्सीजन को अपने साथ बांधने का कार्य करते हैं। इसीलिए हमारे भोजन में लौह तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब लौह तत्व का मतलब लोहा नहीं खाना है। ऐसे लौह तत्व यानी वह भी लोहा ही कहा जाता है, लेकिन उस लौह तत्व को हमें पालक से मिलता है, करौदा से मिलता है। ठीक है, उसे खाना चाहिए। अब 4 यहाँ पे भोज्य पदार्थ दिए गए हैं, सब में लौह पाया जाता है, लेकिन पूछ रहा किस में प्रचुर मात्रा में, यानी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। तो आपका आंसर कौन होगा, करौदा होगा। ठीक है, कौन होगा, करौदा होगा। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, करौना खाना चाहिए, जिससे लोहे की मात्रा ज़्यादा मिल जाती है, यानी आपके ब्लड में आयरन की मात्रा ज़्यादा मिलती है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी। कह रहा साधारण स्थिति है, मतलब कोई भी और पॉल्यूटेंट नहीं है, प्रदूषक और कोई नहीं है, सामान्य स्थिति है। अब बताइए कौन सा ऐसा है जो पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, यानी प्रदूषण को बनाता है। इसके बारे में आपको बताना है सामान्य स्थिति में कौन ऐसा है। तो उस सामान्य स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ही है। सामान्य स्थिति में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब इसका लेवल बढ़ेगा तो ये गर्म होती हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो ये प्रदूषण का कार्य करती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब आवश्यकता से ज़्यादा होगी तो ये ऑक्सीजन लेवल को इन्वायरमेंट में घटाएगी, और जब ऑक्सीजन लेवल घटेगा ऐसी स्थिति में जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो वैश्विक तापन बढ़ेगा। वैश्विक तापन से आप देख रहे हैं मार्च में ही पसीना इतना ज़्यादा निकल रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक यहाँ पे गैस है, इसे कहते हैं जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह जो है बहुत घातक होती है, एक घुटन क्रिएट करती है और जीव की मृत्यु हो जाती है। केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है? अच्छा, केंद्र सरकार और राज्य से, जैसे देखिए हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूची बनाई गई, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? केंद्र सरकार को। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? राज्य सरकार को। लेकिन वहीं पे समवर्ती सूची में कार्य बनाने का अधिकार किसको दिया गया? राज्य और केंद्र दोनों को दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही राज्य सरकार को मानना पड़ता है। अब आप बताइए कि शिक्षा जो है एक कौन सी सूची में आता है, संघ सूची में या राज्य सूची में? आपके लिए ये प्रश्न हम छोड़ के जाते हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षा जो है ये संघ सूची का विषय है या आपका जो है राज्य सूची का विषय है। इसका आंसर आपको बताना है, शिक्षा संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का। इसका आंसर आप हमें बताइए जल्दी से। चलिए इसका आंसर बताइए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा क्या है, संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का? तो ये आपको एक प्रश्न बताना होगा जो भारतीय संविधान से संबंधित है। एक सेकेंड। चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर, बस 1 सेकेंड का टाइम लेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके लिए प्रश्न छूटा हुआ है अभी, इसका आंसर आपको बताना है कि वित्त मंत्रालय है, वित्त आयोग है, तो वित्त कौन हो जाएगा? वित्त मंत्रा आयोग हो जाएगा। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको यहाँ पे देखिए कुछ और दिया गया है। निम्न संगठन तथा मुख्यालय सुमेलित है, देखिए यहाँ पे दिया कमेलित, सुमेलित है, ठीक है। कौन सा है? सुमेलित है, तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। संगठन दिए गए हैं और मुख्यालय ये आपस में सुमेलित हैं, तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है, ये आपस में सुमेलित है, बस आपको बता देना है कि सुमेलित हैं, तो ठीक है। इनको एक बार देख लेना है। देखिए यहाँ पे यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। आईएलओ, ठीक है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और एफएओ का मुख्यालय रोम इटली में है। ये 4 के चारों सुमेलित हैं और 4 के चारों सुमेलित हैं, तो आपको ऐसे याद रख लेना है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है, आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और एफएओ का मुख्यालय रोम इटली में है। पंचायती राज की अनुशंसा किसने दी थी? पंचायती राज की अनुशंसा किसने दी थी? आपसे पूछा जा रहा है पंचायती राज की अनुशंसा किसने दी थी, तो आप कहेंगे कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो आई थी 1957 में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत में संसद की लोक लेखा समिति की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है भारत में संसद की लोक लेखा समिति की नियुक्ति कौन करता है, आपको इसका आंसर बताना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से इसका आंसर बता दिए। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी चंद्रमा मतलब क्या है? उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका है? तो आप बताएंगे टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। किसका है? शनि का उपग्रह है या शनि का आप कह सकते हैं चंद्रमा है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होगा? जब केवल अमावस्या के दिन होगा या केवल पूर्णिमा के दिन होगा या दोनों दिन होगा या कभी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे केवल अमावस्या के दिन होता है। पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कह रहा पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग या आपका उपरोक्त सभी।
तो आप इसके आंसर बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही होगा आपका। तो जल्दी बता दीजिए सही कौन है। तो आप कहेंगे पृथ्वी के आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, जबकि जीवाश्मों का आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग, आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ ही आपका पहला जो यहाँ पे आपका आज का 11 क्वेश्चन जो थे सुपर 11 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और करते हैं प्रत्येक दिन शाम को। आपको पता है कि ईएलटी के लिए जीएस की क्लास होती है, 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं, तो आप जरूर उसको पढ़ा करिए, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।